अब एंड गेम में हमने कुछ सुपर हीरोज को खो दिया था, पर टाइम के साथ हमें कई सारे दूसरे सुपर हीरो देखने मिले, जैसे मून नाइट, शी हल्क, मिस मार्वल और भी कई सारे। पर अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो फ्यूचर में अपीयर होने वाले हैं, और आज हम उन्हीं सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की बात करने वाले हैं जो मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हमें देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्क के बेटे स्कार की। अब अगर आप हल्क के कट्टर फैन हो तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के दौरान हल्क का बच्चा सकार प्लैनेट पर पैदा हुआ था। अब वैसे देखा जाए तो एमसीयू वाला हल्क भी सगार प्लैनेट पर रह चुका है। थॉर के हिसाब से ब्रूस बैनर वहाँ 2 साल से है, पर सगार प्लैनेट पर टाइम अलग तरीके से चलता है, तो हो सकता है कि हल्क वहाँ 2 साल से ज़्यादा रहा हो। और शायद कॉमिक्स की तरह मूवीज़ में हल्क ने किसी से शादी ना की हो, पर शायद ग्रैंड मास्टर ने हल्क की ताकत को देखते हुए उसका ब्लड सैंपल ले लिया होगा और जेनेटिकली एक बच्चा पैदा कर दिया हो, ठीक जैसे होमलैंडर को पैदा किया गया था। अब सकार प्लैनेट के लोग चाहते हैं कि हल्क का बच्चा उनके प्लैनेट से चला जाए, इसलिए वो ब्रूस बैनर को सिग्नल दे रहे हैं कि उसे सकार पर वापस आना है। और इसी वजह से हमें शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में सकार की स्पेसशिप देखने मिली, और शायद फाइनल एपिसोड में ऐसा हो सकता है कि स्कार प्लैनेट अर्थ पर आ जाए या फिर हल्क वापस सकार प्लैनेट पर चला जाए। और अब ब्रूस बैनर अकेला है, और अगर कॉमिक्स की तरह सकार पर उसकी फैमिली है और किसी वजह से वो मारी गई हो, तो ये सीधा वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट बन जाएगा, जिसमें शायद हमें अपना पहले वाला इनक्रेडिबल हल्क देखने मिले। नेक्स्ट है हाइपेरियन। अब हाइपेरियन का आना कंफर्म नहीं है, पर ऐसे कई सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हाइपेरियन लोकी के सीजन 2 में देखने मिलेगा, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं हेनरी कैविल। अब अगर हेनरी कैविल हाइपेरियन के रोल में आते हैं तो मार्वल फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हेनरी कैविल DCEU में सुपरमैन का रोल प्ले कर चुके हैं और हाइपेरियन मार्वल का ही सुपरमैन है। अब एग्जैक्टली कौन रोल प्ले करेगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, पर 2025 में सीक्रेट वॉर इवेंट होने वाला है और उस इवेंट में हाइपेरियन भी शामिल था, तो हो सकता है कि लोकी सीजन 2 में टाइमलाइंस और मल्टीवर्स के चलते हाइपेरियन हमें देखने मिल जाए। अगला सुपर हीरो है एजेंट वेनम। अब नो वे होम में हमने देख रखा है कि कैसे वेनम के सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट मेन यूनिवर्स में रह गया। अब वो सिम्बियोट ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं घूमने वाला, बहुत जल्दी वो यूएस गवर्नमेंट के हाथों लग जाएगा। और क्या आपको पता है यूएस गवर्नमेंट के पास अभी क्या चीज़ नहीं है? बेसिकली स्टीव रॉजर्स के बाद उनके पास अपना कोई सुपर सोल्जर नहीं है, और इसी कमी को पूरा करेगा एजेंट वेनम। कॉमिक्स में जब वेनम यूएस गवर्नमेंट के हाथों चढ़ जाता है, तब वो ट्राई करते हैं कि वेनम को एक वेपन की तरह यूज़ करे, और कई सारे लोग वेनम का होस्ट नहीं बन पाते, पर फ्लैश थॉम्सन नाम का एक बंदा होस्ट बन जाता है। अब क्योंकि फ्लैश पहले मिलिट्री में रह चुका है, इसलिए उसे दुनिया भर के फाइटिंग टैक्टिक्स पता थे, और क्योंकि अब फ्लैश थॉम्सन के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो एजेंट वेनम बनकर गवर्नमेंट के लिए काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट वेनम मार्वल की थंडरबोल्ट सीरीज में अपीयर होगा, क्योंकि एजेंट वेनम भी आखिर में है तो एक एंटी हीरो ही। नेक्स्ट कैरेक्टर है द हुड। अब आयरन हार्ट का फर्स्ट अपीयरेंस हमें ब्लैक पैंथर 2 में देखने मिल जाएगा, और जो आयरन हार्ट की सीरीज है उसमें हमें द हुड नाम का एक सुपर विलन देखने मिलेगा। अब द हुड का असली नाम पार्कर रॉबिन्स है, और इसके पास वैसे तो कोई सुपर पावर्स नहीं है, पर बचपन से ये सुपर विलन्स को अपने हीरो की तरह देखता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से ये चोर बन गया, पर एक दिन पार्कर के सामने एक डीमन आ जाता है। डीमन तो मारा जाता है, पर पार्कर उसका हुड और जूते ले लेता है, और अब एक आम इंसान को सुपर पावर्स मिल जाती है। पार्कर एक क्रिमिनल था, इसलिए वो पहले से अपने साथ 2 गन्स कैरी करता था, पर उसके पास मिस्टिकल जूते हैं जिससे वो हवा में चल सकता है, और अपने रेड कलर के हुड की वजह से वो सांस रोकने पर इनविजिबल हो जाता है, और लाइटनिंग को भी चैनलाइज कर पाता है इलेक्ट्रो की तरह, और साथ में द हुड इल्यूजन के आर पार भी देख सकता है। अब आयरन हार्ट में अकेला द हुड सुपर विलन नहीं होगा। बेसिकली हुड के पास अपनी खुद की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आयरन हार्ट सीरीज में रेरी विलियम्स को हुड के साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी फेस करना होगा। वैसे द हुड को अपनी पावर्स डोरमामू से मिलती है कॉमिक्स में, पर एमसीयू में डोरमामू और आयरन हार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि एमसीयू में द हुड का पावर सोर्स चेंज कर दिया जाए। नेक्स्ट है मोडॉक। अब मोडॉक एमसीयू कॉमिक की सबसे पॉपुलर सुपर विलन में से एक है। बेसिकली इसका सर इसके बॉडी से बहुत बड़ा है, और इसलिए इसके पास स्ट्रेंथ ना के बराबर है, पर अपने दिमाग से यह टेलीपैथी अटैक कर सकता है। कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का एनिमी था, पर मूवीज में अपीयर होगा एंटेम क्वांटमेनिया में, और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है। वैसे मोडॉक पहले एक आम इंसान ही था, जो एम्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट का काम किया करता था, पर चेंबर में फंस जाने की वजह से इसकी ह्यूमन बॉडी बन जाती है एक बड़ा सा सिर। और मोडॉक तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका असली नाम है मेंटल ऑर्गेनिज्म ओनली फॉर किलिंग।
अगला सुपर विलन हो सकता है ग्रैंड डायरेक्टर। अब एक विलियम नाम का एक आदमी होता है जो कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन होता है, इतना कि वो खुद कैप्टन अमेरिका बनना चाहता है। इसलिए वो बहुत रिसर्च करके एक सुपर सोल्जर सेरम का रेप्लिका बनाता है और सर्जरी करा के खुद को स्टीव रॉजर्स जैसा बना देता है। अब टेक्निकली एक सुपर सोल्जर का रेप्लिका बनाने के बाद विलियम को ऐसा लगता है कि लोग अब उसे स्टीव रॉजर्स का ओहदा देंगे, पर लोग और गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करती और यही से वो सुपर विलन बन जाता है। अब ग्रैंड डायरेक्टर का अपीयरेंस हमें देखने मिलेगा सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका 4 में, जहां हमें ये देखने मिलेगा कि फैल्कन वाला कैप्टन अमेरिका कैसे डील करता है ग्रैंड डायरेक्टर के साथ, और शायद हमें कैप्टन अमेरिका 4 में फैल्कन का सक्सेसर भी देखने मिल जाए। नेक्स्ट है ओलंपियंस। अब थॉर लव एंड थंडर आगे चली गई, लेकिन उसमें हमें ज़्यूस तो दिखा, लेकिन इसकी प्रजा और दूसरे गॉड्स देखने नहीं मिले। पर अब तो ओलंपियंस का एमसीयू में आना जाना लगा रहेगा और टाइम के साथ हमें कई सारे न्यू गॉड्स देखने मिलेंगे, जैसे गॉड ऑफ स्पीड, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, एथेना, एट्रेमिस और गॉड ऑफ वॉर एरिस। ये सब ओलंपस के टॉप वॉरियर्स है। और एक तो अब ये थॉर 5 में अपीयर हो सकते हैं, जो कैंग डायनेस्टी से पहले आ सकती है या फिर सीक्रेट वॉर से पहले। अगले कैरेक्टर्स है नॉर्स माइथोलॉजी से, जो है जेन फोस्टर और हेमडाल। अब वैसे ये दोनों मर चुके हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एसगार्डियंस की एक आफ्टर लाइफ होती है जो उन्हें वालहला में बितानी पड़ती है। अब एसगार्डियन किंग चाहे तो वालहला से किसी को भी वो बाहर ला सकता है और उसे एक न्यू लाइफ दे सकता है। कॉमिक्स में ऐसा कई बार हो रखा है, पर थॉर अब धीरे धीरे मैजिक यूज़ करना सीख रहा है, तो शायद वो जेन को फिर से जिंदा कर दे, क्योंकि हेमडाल का बेटा आगे चलकर उसे रिप्लेस कर देगा। पर कॉमिक्स में जेन फोस्टर वेलकरी बनकर फिर से जिंदा होती है। अब मुझे नहीं लगता कि जेन फोस्टर को फिर से कोई देखना चाहता है, पर मार्वल को ऐसा लगा कि और एक वेलकरी होनी चाहिए, तो मे भी वो जेन फोस्टर को फिर से जिंदा कर दे। क्योंकि कॉमिक्स में भी एक टाइम था जब जेन कैंसर की वजह से मारी गई थी, लेकिन बाद में फिर से वेलकरी बनकर जिंदा हो गई थी। और हो सकता है कि मूवीज में भी ऐसा ही कुछ हो, और हेमडाल के पास कोई रीज़न नहीं है वापस जिंदा होने के लिए, इसलिए वो शायद वालहला में ही रहना पसंद करेगा। अब लास्ट कैरेक्टर है डॉक्टर डूम। अब फैंटास्टिक 4 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और इसी के साथ डॉक्टर डूम का आना भी कंफर्म है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां पर फैंटास्टिक 4 हो वहां हमें डॉक्टर डूम देखने ना मिले। और सीक्रेट वॉर इवेंट में मेन कैरेक्टर डॉक्टर डूम ही है, उसके बिना सीक्रेट वॉर इम्पॉसिबल है। अब डॉक्टर डूम के बारे में क्या ही बताना आप सबको, उसके बारे में लगभग सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता वो बस इतना जान लो कि ये टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक कॉम्बिनेशन है। और रही बात गैलेक्टस की, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे फेज 6 तक देख पाएंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर से गैलेक्टस का कोई लेना देना नहीं है और गैलेक्टस का अभी कुछ काम भी नहीं है। तो हो सकता है कि फेज 7 में हमें गैलेक्टस देखने मिले, पर अभी तो सिर्फ डॉक्टर डूम ही आने वाला है। और यही कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो हमें फेज 5 और फेज 6 में देखने मिलेंगे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कौन सा कैरेक्टर एमसीयू में देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।